हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है आज उसका डे 35 है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ई रक्षा बंधन प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत साइबर समस्याओं पर कार्यशालाएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही पूरे राज्य में ई रक्षा बंधन प्रोग्राम को शुरुआत दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त को यूके के नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में पदोन्नति किया गया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन है डोमिनिक राव, फिलिप बार्टन, माइकल पोम्पियो या हिको मॉस। तो इसका सही आंसर है फिलिप बार्टन। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन को यूके में नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में पदोन्नत किया गया है। बार्टन 1 सितंबर से अपना नया पदभार संभालेंगे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव डोमिनिक राव ने नए कार्य के स्थायी अवर सचिव के रूप में बार्टन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस नए कार्यकाल का गठन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस यानी एफसीओ के साथ यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यानी डीएफआईडी का विलय करके किया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप बार्टन। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को अप्रूवल प्रदान किया गया है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है सार्वजनिक निवेश मॉडल, निजी निवेश मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी द्वारा प्रस्तावित एक ब्रिटिश रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन यानी KAAM को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। एमएसएमई मंत्रालय ने के अनुसार केवाईसी इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मोड पर डिजाइन किया है। यह योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं और उनके द्वारा किसी भी मंजूरी को निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन बढ़ावा देने पर मदद करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीकी EVEIN निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है साइबर सुरक्षा, टीकाकरण, हवाई यात्रा या शतरंज। तो इसका सही आंसर होगा EVEIN को देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। EVEIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं तक पहुंचने को आसान बनाया है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक के फ्लो की रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा EVEIN को देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है, यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं तक पहुंचने को आसान बनाना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीकाकरण। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया। यह नीति किस योजना को प्रोत्साहन देगी? ऑप्शंस हैं
आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय सैन्य अभियान या पोषण अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 यानी DPEPP 2020 का प्रारूप तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर प्रदान करना है। इस नीति में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई हैं, इसलिए यह नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। मुगल काल में मीर बख्शी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ऑप्शंस हैं प्रधान काजी, शाही महल का प्रबंधन, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, वित्तीय विभाग का प्रमुख। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। मुगल काल में मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके कार्यों में मुगल सेना ने मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागना और सैनिक की संख्या निरीक्षण करना इत्यादि शामिल था। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल से मानी जाती है। प्रधान काजी यानी न्यायाधीश को काजी उल कुज्जात कहा जाता था, जबकि वित्तीय विभाग का प्रमुख इसदी वार्नर कहलाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है रोमानिया, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य या बेलारूस। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। स्लोवेनिया आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने निष्कर्ष के बाद देश की सरकार ने कल एक बयान में एक पुष्टि की। स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ 35 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि वायरस के लिए प्रजनन संख्या यानी द रिप्रोडक्टिव नंबर, जिसे आर रेटिंग या R0 के रूप से भी जाना जाता है, 1 से नीचे थी। 1 से नीचे के R का मतलब है कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति औसतन 1 से कम व्यक्ति को वायरस से संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लोवेनिया। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इंजेक्टेबल स्किल फाइब्रोइल बेस्ड हाइड्रोजेल विकसित किया है? ऑप्शन है CSIR, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली या JNCASR। जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मधुमेह रोगियों में इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रिन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। भारत में डायबिटीज से जूझ रहे लोगों की संख्या 0 मिलियन से अधिक है। भारत डायबिटीज के रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCSAR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान भी है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक्स रिसर्च इसका सही आंसर है। समर्थ सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सुरक्षित मापनीय और विकास प्रक्रिया संचालन यंत्र प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय उस शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा, छात्रों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, JNCASR। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। उत्तर प्रदेश सरकार ने घड़ियालों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें घाघरा नदी में छोड़ा गया है। घड़ियाल IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शंस हैं इंडेंजर्स, वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्स। तो इसका सही आंसर हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के घड़ियालों में से एक प्रमुख महत्वपूर्ण जलीय गलियारे के रूप में कार्य करती है। ये गंगा की एक सहायक नदी है जो इसे बाएं तट पर मिलती है। IUCN की रेड लिस्ट में घड़ियाल गंभीर रूप से संक्रमित
संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हैं। ये प्रजाति वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में के तहत भी सूचीबद्ध हैं। भारत में घड़ियालों का एक बड़ा हिस्सा चंबल नदी पर पाया जाता है, घाघरा नदी की सबसे स्वच्छ नदियों में से, क्योंकि घड़ियाल स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और सवाल नंबर 10। इस वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त या 5 अगस्त। तो इसका सही आंसर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है इस वर्ष संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है और संस्कृत दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत की महत्ता को बढ़ावा देना है। यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? सावन की पूर्णिमा को, यानी संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अगस्त। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।